नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में आज एक ऐसे मुद्दे पर बहस जो कि बहुतों को असुविधाजनक लग सकता है। बात एक ऐसे मुद्दे की जो कभी अखबारों की हेडलाइंस नहीं बनता, लेकिन करोड़ों लोगों के जीवन को रोज छूता है और प्रभावित करता है। बात बड़े बड़े शहरों की और शहर में बसने वाले सभ्य शहरियों की। मशहूर जर्नल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली यानी जिसे EPW भी कहते हैं, उसका सर्वे ये बता रहा है कि मुस्लिम और दलित लोगों को किराए पर मकान मिलना लगातार मुश्किल हो रहा है। इस सर्वे में NCR के 5 मेट्रोपॉलिटन इलाकों में टेलीफोन के जरिए और सीधे मुलाकात करके भी मकान किराए पर मांगने की कोशिश की गई। स्टडी में ये पाया गया कि इन दोनों समूहों को मकान किराए पर मिलना बेहद मुश्किल है। इस मामले में दलितों से भी ज्यादा भेदभाव मुस्लिम समाज के लोगों के मामले में पाया गया। सवाल है कि एक ऐसा देश जिसका संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सभी को समान अधिकार और अवसर देने की बात करता है, क्या इस भेदभाव को खत्म करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए? क्या हमें भारत को एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ की ज़रूरत है? साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस भेदभाव के पीछे क्या वजह है, किस तरह की सामाजिक वजह हैं, किस तरह की क्या राजनीति भी इसमें एक दखल दे रही है या फिर राजनीति हल की तरफ बढ़ती है। कई मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनके ज़रिए इस मुद्दे को समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ हिलाल अहमद हैं, फेलो हैं CSDS में, प्रोफेसर राजकुमार हैं, दलित चिंतक हैं, उसके अलावा प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तीसरे खास मेहमान प्रोफेसर जोया हसन मेरे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रह चुके हैं JNU में और फिलहाल नेशनल फेलो हैं ICSSR की। और साथ ही एक और ख़ास मेहमान मेरे साथ डॉक्टर मनोज कुमार झा हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिलाल साहब, अगर आपके साथ मैं शुरुआत करूं, जब आपने आज एक बड़े अखबार में इंडियन एक्सप्रेस अगर नाम भी हम ले लें, उन्होंने ये EPW में रिपोर्ट छपने से पहले ही छापी है ये, जब आप पढ़ रहे थे तो क्या आपको कोई हैरानी हुई कि इस आंकड़े का आपको अंदाज़ा नहीं था? नहीं, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। और हैरानी की कोई बात, देखिए, सर्वे जब भी हम करते हैं तो सर्वे करने के 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद जो है वो बुनियादी तौर पर ये होता है कि सवाल को और कितनी अच्छी तरह से हम पूछ सकते हैं, और दूसरा मकसद ये है कि जो बातें पूर्वाग्रह के तौर पर हमारे समाज में बिखरी हुई हैं, क्या उसके लिए कोई प्रमाण हमारे पास है इस बात को साबित करने के लिए कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले गाहे बगाहे आते रहते हैं और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनते रहते हैं, लेकिन अब की बार एक कंसोलिडेटेड सर्वे ये कह रहा है कि वास्तव में जो मार्केट है वो किसी भी तरह के जो सामाजिक संरचनाएं हैं उनसे मुक्त नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की। ये मैंने अभी, क्योंकि पब्लिश नहीं हुई है इसलिए मैंने अभी देखी नहीं है, इसलिए मैं इसकी मेथोडोलॉजी पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन सर्वे जब भी हम करते हैं तो उसका एक और पक्ष भी है, और वो पक्ष ये है कि आखिर जो फाइंडिंग्स हमें बताई गई हैं उन फाइंडिंग्स को आप कितनी और तरीके से समझ सकते हैं। निसंदेह शहरों में, और शहरों में क्योंकि प्रॉपर्टी की मार्केट के बारे में हमको पता है, तो वहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट तौर पर नज़र आती है कि जैसे जो सच्चर कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशें भी थीं और उसके बाद में जितने भी आंकड़े अभी तक हमारे पास में उपलब्ध हैं, ये 2 समूह ऐसे हैं जो कि आर्थिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करती है तो उसके आर्थिक आधार बड़े स्पष्ट हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सामाजिक संरचनाओं से मार्केट जो है वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। जैसे कि कई बार हमें बताया जाता है कि एक बार अगर आप एक तरह के आर्थिक स्तर से आगे निकल जाएं तो आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्योंकि पावर स्ट्रक्चर ऐसा है तो उसमें, जिसे हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ब्राह्मणवाद से प्रभावित है, तो वो है, और इस सर्वे ने ये बात काफ़ी हद तक साबित कर दी है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा। दूसरी बात जो है, क्योंकि हमने भी अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे किया है जो पूरे भारत में, लेकिन इस रिपोर्ट को मुझे लगता है कि बहुत बड़े इससे आकलन नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि इसका फोकस लिमिटेड है। ये NCR के क्षेत्रों में किया गया है, इसकी मेथोडोलॉजी भी सीमित है, और इसने क्या किया है कि जो आपने नामों से अंदाज़ा लगाया है, तो जो सोशोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैसे हिंदू आप कह देंगे तो हिंदू में अपर OBC ब्राह्मण्स या अपर कास्ट, फिर मिडिल, फिर OBC, और फिर लोअर OBC, और फिर दलित। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से आप इनको सामाजिक तौर पर बांटेंगे तो ज्यादा बेहतर चीजें होंगी। हिलाल साहब, मैं आपकी जो स्टडी है उसके बारे में जरूर पूछूंगी जो अभी तक अनपब्लिश्ड है। प्रोफेसर जोया हसन, ये बताइए फिलहाल कि ये भी इस स्टडी में पाया गया 2 तरीके अपनाए गए। पहली बात तो फोन पर बातचीत हुई, जिसमें जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं उनको 0% दिक्कत हुई है, कम से कम ये सर्वे जो कह रहा है। दलित्स को जो है 18% मना किया गया, 18% लोगों को, और 31% मुस्लिम्स को मना किया गया। इसके बाद फिर जब मुलाकात हुई तो उसमें अपर कास्ट जो हिंदूज़ थे उनको 3% ऐसे लोग थे जिनको फिर भी मना किया गया। 44% दलितों को मना किया गया कि मकान नहीं मिल सकता किराए पर, और 61% मुस्लिम समाज के लोगों
यानी कि वो नाम जो कि मुस्लिम जैसे सुनाई दिए, जिस तरह से हिलाल साहब ने कहा, उनको जो है मना किया गया कि किराए पर मकान नहीं दे सकते। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये एक नया फिनोमेना है, क्या ये न्यू इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं या फिर सामने नए तौर पर आ रही हैं? देखिए, ये फिनोमेना तो पिछले 30, 40, 50 साल से है। ये कोई नई बात नहीं है। सिर्फ इसमें नई बात आप ये कह सकते हैं कि इसको अब बहरहाल ये बात सामने आ रही है और इसका थोड़ा बहुत अखबारों में इसका डिस्कशन है और चर्चा है। अभी हाल में आपने देखा होगा बम्बई में एक लड़की मिसबा कादरी, उसको घर नहीं दिया, वो रेंट करना चाहती थी एक मकान, उसको मकान नहीं मिला। उससे पहले एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन की एक स्टोरी आई थी ज़ीशान अली खान की। तो ये सब चीज़ें तो हिंदुस्तान में होती हैं, मगर बस अच्छी बात ये है कि बहुत से जो यंग लोग हैं, मसलन चाहे वो मिसबा कादरी हो या ज़ीशान अली खान हो, वो अपने हुकूक को समझते हैं और अपनी राइट्स को वो असर्ट कर रहे हैं, और वो ये पूरा जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको वो एक पब्लिक डोमेन में ये आया है। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन बहुत डायमेंशंस का है और बहुत अलग अलग सेक्टर्स में है। और कुछ एरियाज खास तौर पे जहाँ तक हाउसिंग है, हाउसिंग में तो ये बहुत पिछले 4-5 डेकेड से ये बात जाहिर है कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों को होता है। ये तो मेरे ख्याल में आपका, हमारा, सभी आम मुसलमानों का, जो मिडिल क्लास के मुसलमान हैं, उनका सबका ये एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो घर रेंट करें या घर खरीदना चाहें। तो ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। अब इशू सिर्फ ये है कि अब ये बात, इस सर्वे की अच्छी बात यह है कि उसने एक तरह से, हालांकि ये लिमिटेड है एनसीआर में, मगर इससे पहले आपको याद होगा 2-3 साल पहले बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने भी इसी तरह का एक सर्वे किया था, और उससे भी यही बात निकली थी कि बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। अब सच्चर कमेटी ने भी इस बात को सामने लाए, और अब इशू तो ये है कि इसका क्या किया जा सकता है, और इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हल की तरफ हम जरूर बात करेंगे। प्रोफेसर जोया हसन, हम बात करेंगे कि पहले एक बार समस्या की बात कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। प्रोफेसर जोया हसन, ये बताइए कि अगर दिल्ली की हम जिक्र करें, दिल्ली में आधे से कुछ कम पॉपुलेशन ऐसी है जो बाहर से आई है। लगातार ये कहा है कि दिल्ली को चुराने की कोशिश की जा रही है उसके वो लोगों से जो यहाँ के असली हकदार हैं। उस सब के बावजूद कि ज़्यादातर हम में से सभी माइग्रेंट से, सभी आसपास के इलाकों से आए हैं, ऐसा क्या है जो एक मालिकाना जो हक है या एक जो मालिकाना हक की जो भावना है वो लोगों में आ रही है? माना जाता था कि शायद ये ज़्यादा प्रो माइग्रेंट होगा, दिल्ली बम्बई से अलग होगा, अहमदाबाद से अलग होगा, दूसरे इलाकों से अलग होगा। दिल्ली में भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बम्बई में भी बहुत माइग्रेंट्स हैं और दिल्ली में भी बहुत माइग्रेंट्स। तो ये कहना कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ज़ाहिर है बम्बई से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन तो नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि बॉम्बे एक सिटी महाराष्ट्र में है और उसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटी भी है और कॉस्मोपॉलिटन भी है। बम्बई की कोई ऐसी, दिल्ली की कोई ऐसी डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटी नहीं है, मगर देखिए दिल्ली की एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री में बहरहाल बहुत हद तक अगर आप देखें, जिन इलाकों की आप बात कर रही हैं, हम लोग जो कह रहे हैं उसमें वो एक तरह से कुछ एथनिक कम्युनिटीज़ का डोमिनेशन रहा है, मसलन पंजाबियों का डोमिनेशन, पंजाबी रेफ्यूजीज़ का, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, उनके अपने कुछ प्रेजुडिसेस हैं, तो वो जो है वो एक्सटेंड हुआ है एक तरह से। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस है ये सिर्फ मिडिल क्लासेस में है। ऐसा ज़ाहिर नहीं है। जहाँ पे जितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, जो कि हिंदुस्तान में जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ है, एक कंपटीशन बहुत है, तो उस कंपटीशन के साथ साथ एक तरह से लोग एक्सक्लूजन्स बढ़ते हैं, लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लूजन के। तो वो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अब मिडिल क्लास से बढ़कर और भी सेक्टर्स में और भी सेक्शंस में, और बल्कि ये कह सकते हैं कि लोअर मिडिल और लोअर क्लासेस में भी है। बिल्कुल। प्रोफेसर राजकुमारी बताइए, प्रोफेसर थोराट ये कह रहे हैं कि दरअसल ये क्लियर केस है मार्केट फेलियर का भी, कि अगर आप अमीर भी हो जाएं, आप उस हद तक पहुंच जाएं जहां ये माना जाए कि आप भी अब उन लोगों में शुमार हो गए जिनकी दिक्कतें नहीं होंगी, या मैंने कहा कि
आर्थिक स्तर के एक ऐसे मकाम पर जहाँ पर शायद वो छोटी मोटी परेशानियाँ, भेदभाव की आप अक्सर कहा जाता है कमज़ोर समाज के लोगों से कि आप पढ़ लिख जाइए, आगे बढ़ जाइए, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो लगता है कि समस्याओं की जो शक्ल है, जो सूरत है, वो बदल रही है। आर्थिक आधार पर जिन लोगों ने उन्नति की है, भारत का इतिहास, पिछले 50 साल का इतिहास गवाह है कि उनको समाज में खास तौर पे जातिवादी सरपंचों ने स्वीकार नहीं किया है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद उनको समाज के उसी निचले स्तर पे बनाए रखने की कोशिश की जाती है। और जिस तरह का ये भेदभाव अभी अलगाव की बात की जा रही है, आशियाना या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में किराए का मकान ना मिलने का, उसका हमें लगता है कि ये समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या का एक लक्षण मात्र है। जिस प्रकार की यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़े तबके को अपने साथ रखा नहीं जा रहा है, उसको बल्कि एक्सक्लूड करके रखा जा रहा है। अगर आप गाँव में जाके देखते हैं तो वहाँ पे दलितों की बस्तियाँ अलग हैं, उनको सिर्फ ना ही उनकी बस्तियाँ अलग हैं, बल्कि उनको सड़कों पे नहीं चलने दिया जा रहा, उनको अपने संसाधनों के द्वारा अच्छे मकान नहीं बनाने दिए जा रहे हैं, उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा लेने के लिए अगर वो कोशिश करते हैं तो ये भी देखा गया कि अगर किसी ने फ्रिज, टीवी, कूलर खरीद लिया है तो उसको भी तोड़ फोड़ की गई है कि आप कैसे रोज इस तरह के केसेस आ रहे हैं, जो जिनको हम एट्रोसिटीज के केसेस मान रहे हैं। लगभग हर 18 मिनट में एक दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। तो जो हमारा देश का जो क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स हैं, उसका अगर संज्ञान लें तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन संस्थागत हो चुका है। और जो ये एक अफवाह ही थी कि पढ़ लिखने के बाद या क्योंकि उन लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने ही इस जातिवाद का निर्माण किया है, अनपढ़ लोगों ने इसका निर्माण नहीं किया है। इसलिए ये जो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि पढ़ने लिखने के बाद, शहरों में आने के बाद, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बनने के बाद आप जातिवाद का व्यवहार छोड़ देंगे या भेदभाव नहीं करेंगे, ये एक मिसनोमर है, ये एक गलत अवधारणा है। इनफैक्ट जो जितना ज़्यादा यहाँ पे पढ़ा लिखा रहा है, उसने उतना ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव पॉलिसी अपनाई है। और यहाँ का जो सो कॉल्ड कल्चरल हिस्ट्री है, उसको अगर आप देखें तो लगता है कि इंडिया या यहाँ की जो समाज है, खासतौर पर जो ब्राह्मणिकल समाज है, वो नहीं चाहती कि वो सबको मिलके साथ लेके चले। उसमें उसने अपने पायदान बनाए हुए हैं, किसको कहाँ तक रखना है। अगर उसको लेकिन प्रोफेसर राजकुमार, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या एक ऐसी मानसिकता है जिसमें आप सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि आसपास भी सिर्फ अपने जैसे लोगों को देखना चाहते हैं, यानी कि अपने से अगर एक ही धर्म के लोग हैं, धर्म में भी शायद उसी जाति के या उस जैसी जातियों के लोग होने चाहिए। ये कौन सी मानसिकता है जो शहरों की भागती दौड़ती जिंदगी, जिसमें बिल्कुल सब कुछ मशीनी रफ्तार से है, लेकिन दिमाग जो है वो जड़ हो गया है? ये इंटरनल इंपीरियलिज्म की प्रॉब्लम है। आप दूसरे व्यक्ति को उसके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसकी अपनी एक कल्चर है, चाहे वो फूड कल्चर हो, चाहे क्लोथिंग कल्चर हो, या उसके अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप एक्सेप्ट ना करके आप अपने स्टैंडर्ड्स उनके ऊपर थोपना चाह रहे हैं। ये संकीर्ण जातिवादी मानसिकता है और कहीं ना कहीं जातीय वर्चस्व को बनाए रखने का एक हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि दलितों के साथ भी, खास तौर पर देश के जितने भी, आप ज़्यादातर लोग तो वो किराए पे नहीं रहते हैं, अपने झुग्गी झोंपड़ियाँ बना के शहरों के अंदर रहते हैं, लेकिन जो छोटा मोटा एक मिडिल क्लास डेवलप हुआ है, उसको निश्चित रूप से 90, ये सर्वे दिखा रहा है कि 41% लोगों को या 44% लोगों को घर नहीं दिया जा रहा। मैं कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 95% होगा। अगर आप बता दें कि आप किस जाति के हैं तो वो आपको नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है अपना नाम किसी तरह से छुपा के या किसी दायरे में रहकर भी कर रहे होंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, आपकी तरफ मैं आती हूँ। ये बताइए कि जो हमारे स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे बहुत सारे, क्या उसमें ये सब दिक्कतें नहीं होंगी? क्या दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे? सब कुछ स्मार्टनेस के तरीके से होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हिलाल भाई हों या जोया जी हों, उनमें से किसी को ये आश्चर्य नहीं हुआ इस सर्वे से, और मुझे भी आश्चर्य नहीं हुआ। और जब किसी बात पे आपको इस तरह की चीज़ों पे कौतूहल और अचंभा ना हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये कितने अंदर तक ये बात आ गई है। इस सर्वे ने हमें वही बताया है जो हम हमेशा जानते थे। मैं अब स्मार्ट सिटीज़ पर आने से पहले आपसे कहूँ कि हम एक सभ्यता के रूप में, चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे बड़ी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, हम सबका ये कलेक्टिव फेलियर है। हम 30-40 वर्षों से इसको देखते रहे हैं और इस पर सिवाय एक गोष्ठी करने के और बहुत ही रिचुअली कुछ करने के, हमने इसको एक व्यापक जन आंदोलन की में तब्दील करने के या जन
प्रशिक्षण या शिक्षण में तब्दील करने का कोई भी इनिशिएटिव आज तक नहीं लिया है। आपकी बात के क्रम में एक बात और आई थी कि क्या कानून की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कानून नहीं, सबसे पहले एक संवेदनशील समाज बनाने की आवश्यकता है। हम अक्सर जब जातिवाद की बात करते हैं, संप्रदायवाद की बात करते हैं, तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फलाने में है, उन लोगों ने किया। हम ये भूल जाते हैं कि रूट्स ऑफ एविल हमारे अपने अंदर है, और ये इसलिए फलता फूलता है कि हमारा कंसेंट है, कभी एक्सप्लिसिट, कभी इम्प्लिसिट, कभी हमारी चुप्पी से और कभी हमारे जोर जोर से बोलने से। जहां तक रही स्मार्ट सिटीज की बात, इस मुल्क में कोई भी सिटी बना लीजिए, जब तक एक जो अंबेडकर साहब कहते थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जब तक आप अपनी संरचना को अंडू नहीं करिएगा, जब तक इसको अनिमेक नहीं करिएगा, आप कुछ भी बनाइएगा वहां पर इसकी छाप होगी। यह अद्भुत मुल्क है, इसमें जो भी धर्म बाहर से आए उनमें कोई व्यवस्था नहीं थी ऊपर नीचे हिरार्की की, हमने उनको भी ये व्यवस्थाएं दे दी, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क को समझने के लिए और इस मुल्क में इन चीजों को दूर करने के लिए जिस तरह के एक पहल की, एक आंदोलनात्मक तेवर की आवश्यकता थी, वो फेलियर रहा है। ये किसी सरकार का नहीं, हमारा एक सभ्यता के रूप में फेलियर रहा है, और उसमें आरफा उतनी ही गुनहगार हैं जितना मैं हूं और एक एक इंसान है, क्योंकि ये अब हमारे एजेंडे पर भी नहीं है। हम डे टू डे लेवल पर सोचते हैं, एक कादरी की घटना आती है बंबई से, 2 दिन खबरें बनती हैं, और मैं बता सकता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों में अगर आपका मिलता जुलता मुसलमान नाम है, मान लीजिए आप एक खान है, और ये टाइटल हिंदुओं में भी होता है, आपको बिला वजह बताया जाएगा कि नहीं मकान तो लग गया जी, अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड है, नहीं तो मुंह पे कह देंगे भैया हम मुसलमानों को नहीं देते हैं। और ये सब चीज एक समाज के रूप में हम देखते सुनते आए हैं। लेकिन डॉक्टर राजकुमार यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे हम गाँव में देखते हैं वहाँ अलग अलग बस्तियाँ बनती हैं, ज़माना हालांकि गुजर गया, हम बात करते हैं पश्चिमी सभ्यताओं की, हम बात करते हैं वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल्स की जिसमें सब कुछ आधुनिक है, सिर्फ दिमाग जो है वो पुराना है। क्या वाकई वही सब कुछ लेकर गाँव से हम शहरों की तरफ भी आ रहे हैं, या फिर गाँव को दोष देना अब छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं तो समझता हूं कि गांव और शहर निरंतरता में है यहाँ। और राजकुमार जी दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं और हिलाल भाई हैं। हिलाल को याद होगा 90 के दशक में यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में जाति के आधार पर टेबल बन गए थे, अलग अलग जातियां, अलग अलग समुदाय अलग टेबल पे खाना खाती थी। और ये इस विश्वविद्यालय में हो रहा था, और बाकी बड़े विश्वविद्यालयों में जो हिंदुस्तान को नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि गांव को दोष देना वैसे ही है जैसे कि अपनी कमियों के लिए हम किसी और को ढूंढ लें कि गलती वहां है, हमारी तो है ही नहीं। जी, किस तरह के आंदोलन की जरूरत है ये भी देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल आंदोलन से ज़्यादा हम कानून की तरफ बात कर रहे हैं। हिलाल अहमद साहब, ये बताइए कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस बारे में बात हो रही है, यूरोप के कई देशों में इस तरह का कानून है, वहाँ कितना कारगर साबित हुआ है पहली बात, और क्या भारत जैसे कॉम्प्लेक्स समाज में जहाँ जाति और धर्म का जो भेदभाव है उसे कहीं ना कहीं हमने आत्मसात कर लिया है और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये दुखदाई भी है अपने आप में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि क्या वाकई कानून इसका हल हो सकता है? नहीं, मैं इसमें देखिए ये जो फाइंडिंग्स आई हैं इसकी, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ट्रस्ट, कि क्या एक जाति समुदाय दूसरी जाति समुदाय को ट्रस्ट करता है या नहीं करता है। तो जो हमारी स्टडी थी, तो हमने ये सवाल लोगों से पूछा था, और हमारी स्टडी जो थी पूरे भारत में थी। इसमें मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये अलोकप्रिय हो, लेकिन मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता हूँ। हमारी स्टडी में हमने ये पाया कि ये बात शहरों में है, निसंदेह है। हमारे 31% शहरों में रहने वाले अपर कास्ट हिंदूज ने ये कहा कि वो किसी दूसरी जाति और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने साथ अपना पड़ोसी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन पूरे भारत में प्रतिशत 69 है, 69 लोगों को कोई परेशानी नहीं है। 69% भारतीयों को कोई परेशानी नहीं है कि अगर उनके साथ कोई उनकी जाति या धर्म का व्यक्ति ना भी हो तो उनका पड़ोसी हो। तो ये बहुत पॉजिटिव है।
तो मैंने कहा कि जैसे ये स्टडी है ये लिमिटेड है, तो इससे बहुत बड़े कंक्लूजन हमें नहीं निकालने चाहिए। पहली बात, ये बात हो सकता है पॉलिटिकली करेक्ट ना हो, लेकिन ये जो भी हमारे सामने चीजें आई हैं उससे मैं कहना चाहता हूँ, इसी बात को मैं ट्रस्ट पर लेकर आता हूँ। हालांकि राजकुमार जी कह रहे हैं कि उनकी नजर में ये 95% देखिए ये लेकिन आपके पास मेरे पास उसका ये एक एविडेंस है, और जैसे मैंने कहा कि सर्वे जो है वो एविडेंस होता है और क्वेश्चन होता है, वो कंक्लूजन नहीं होता है। हो सकता है हमें और काम करना इसमें बाकी हो, ये केवल एक फाइंडिंग है, और जो सर्वे अभी हमारे सामने आया है वो भी एक फाइंडिंग है। उस पर सवाल और बनते हैं जो कि आप भी कर रही हैं, हम सभी करेंगे, और हम नए सिरे से सवालों को पूछेंगे। दूसरा सवाल है कि भरोसे का, कि आप हिंदुओं को मुसलमानों पर और मुसलमानों को हिंदुओं पर कितना भरोसा है। हमारा सर्वेक्षण ये बता रहा है, और ये हमारा सर्वेक्षण पूरे भारत के 22 राज्यों में हुआ है और 10,000 लोगों से हमने सवाल पूछे हैं। हमारा सर्वेक्षण ये बता रहा है कि जो हिंदू हैं उनको केवल 42% हिंदुओं को मुसलमानों पर भरोसा है, बाकी को नहीं है। 78% को नहीं है, 22% को है। हाँ नहीं, 42 कहते हैं कि मुसलमानों पर भरोसा करते हैं, बाकी कहते हैं कि नहीं। 42%। हाँ 42%। इसी तरह से जो मुसलमानों का प्रतिशत है कि वो हिंदुओं पर कितना भरोसा करते हैं, वो 57% है। ठीक है, ये सवाल सीधा सीधा जुड़ता है आपके, अब इसको अगर हम शहरों और गांवों में बांट कर देखेंगे, जो कि समय की कमी है, मैं आपको नहीं इसमें लेकर जाऊंगा, तो इसका मतलब ये होगा कहीं पर एक ट्रस्ट डेफिसिट है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट कहाँ से आ रहा है? राजकुमार जी की बात से मैं सहमत हूँ, और अपना मनोज भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पर ये चीजें हमारी मानसिकता में है। तो कानून और मानसिकता का संबंध है। आपने यूरोप वाली बात पूछी, यूरोप में क्या लंदन में ब्लैक गैटोज नहीं है? हैं, वहां भी हैं, न्यूयॉर्क में भी ऐसा है। लेकिन किस हद तक वो उसको खत्म कर पाए हैं, किस हद तक आगे बढ़ पाए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। समय के पास बिल्कुल आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं। राजकुमार जी ये बताइए कि वाकई अगर कानून में हल होता, कई लोग आवाज उठा रहे हैं, तो जाति प्रथा एक कानून लाकर खत्म कर दी होती। एकदम सही बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पे कहा कि हम जब तक संवैधानिक नैतिकता समाज में डेवलप नहीं करेंगे तब तक इस देश का कोई कानून काम नहीं करेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। आप एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की बात कर रहे हैं, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो मोस्ट एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं। इनफैक्ट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। सो अलग से कानून बना के उसमें बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट जिन लोगों को कानून को या संविधान को लागू करने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, समाज में वो नैतिकता डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे 1 पर्सन 1 वैल्यू के कंसेप्ट को हम लागू कर सकें। ये एक मूलभूत समस्या है हमारे समाज के साथ, और यहाँ पे आप जाति, धर्म, भाषा के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको खत्म करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये समस्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसको हमें एक खास तरह की कल्चर के साथ देखना पड़ेगा। क्यों इस तरह की व्यवस्था बना के रखी जा रही है? अभी भी देख रहे हैं कि बेंगलोर से एक खबर आ रही है कि वहाँ पे एक स्पेशल ब्राह्मण की एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है। ये अगर ये 2015 में ये काम हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं। लेकिन स्पेशल ब्राह्मण कॉलोनी तो है ही, लेकिन प्रोफेसर जोया हसन ऑल मुस्लिम कॉलोनी, ऑल मुस्लिम सोसाइटी भी बन रही है। क्या आप इसको बराबर का इक्वली आप खतरनाक मानती हैं इसको, या आपको लगता है कि रिएक्शन के तौर पर इस तरह की चीजें होंगी? मेरे ख्याल में इस तरह का गेटोइजेशन तो है ही है। मुसलमानों का गेटोइजेशन अब से नहीं, बहुत दिनों से। मगर देखिए बात यह है कि इस वक्त हम लोग एक बड़ा जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। इशू इस वक्त है हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन, और हमको फोकस उसके ऊपर रखना चाहिए और उस मसले को कैसे एड्रेस किया जाए। उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि एक कैंपेन होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और ब्लैक्स को जो घर वगैरह नहीं मिलते थे उसके खिलाफ एक बहुत सस्टेन्ड कैंपेन हुआ। तो एक तो कैंपेन और मूवमेंट की जरूरत है। दूसरा, उस मूवमेंट और कैंपेन का आउटकम जो है वो होगा, 2 चीजें हो सकती हैं। एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ और दूसरा एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन। देखिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ हिंदुस्तान में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन डॉक्यूमेंट है, मगर बेसिकली 2 एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज हैं हिंदुस्तान में, एक डिसेबिलिटी के खिलाफ और दूसरा SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट। उन्हीं लाइंस पे एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनना चाहिए, खास तौर पे हाउसिंग वगैरह के लिए। अब ये किस हद तक मसले को हल करेगा, देखिए अब ये तो सबको ही मालूम है कि लॉज तो आपको सिर्फ इतनी ही दूर ले जा सकते हैं, मगर अगर हम इसका इंतजार करेंगे कि माइंडसेट चेंज होगा, अब माइंडसेट जो है वो बहुत हद तक लॉज से भी चेंज होता है। लॉज बनाने में माइंडसेट चेंज होते हैं क्योंकि कैंपेन्स होते हैं, लोगों में अवेयरनेस होती है, और जब एक बार लॉ बन जाता है
उसका भी अपना एक इफेक्ट होता है। अब ये जो सारी, अब देखिए एक और आखिर में बात हम कहना चाहेंगे कि ये जो स्टडी है जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली वाली, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से ये मार्केट फेलियर। देखिए जहां तक दलित्स हैं उनके लिए आप कह सकते हैं मार्केट फेलियर, मगर जहां तक मुसलमानों का सवाल है स्टेट फेलियर भी है और मार्केट फेलियर भी है। दलित्स के लिए तो अफर्मेटिव एक्शन है, रिजर्वेशंस है तो स्टेट में है, वो मार्केट में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशंस नहीं है तो इसलिए आप कह सकते हैं मार्केट फेलियर। मगर जहां तक माइनॉरिटीज और मुसलमानों का खिलाफ का सवाल है, एक स्टेट फेलियर भी है और मार्केट फेलियर भी। और वो हाउसिंग समय बिल्कुल समाप्त हो गया, माफ कीजिएगा प्रोफेसर झा, ये बताइए फिलहाल दूसरे देशों से अगर सबक लेने की हम कोशिश करें, वो जिनको डेवलप्ड नेशंस कहा जाता है, तो क्या वाकई हमें पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ वापस हम पलट के देखना पड़ेगा, या आपको लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेतृत्व है हमारा, वो समस्या है या वो हल है? देखिए, एक तो आप सीधे मानिए, जोया जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का बिल्कुल अभाव रहा है और शायद यही वजह है कि इस तरह के मुद्दे हम नहीं ले पाए हैं। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप कह रहे थे कि मुस्लिम गेटवे, ऑल मुस्लिम कॉलोनी, 70 के दशक तक मैंने देखा है कि एक चीजें तब्दील हो रही थी, मिक्स्ड लोकेलिटीज एमर्ज कर रही थी। 80 के बाद जो इस देश की पॉलिटिक्स बदली है, चाहे वो कास्ट को लेके हो या वीजे भी मुस्लिम्स, जो एक खास किस्म की पॉलिटिक्स ऑफ डेमोनाइजेशन शुरू हुई, उसके बाद उसका भी असर इस तरह की चीजों पर पड़ा, जैसे हाउसिंग वगैरह। तो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कैंपेन, मैं लॉ का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि पहले कैंपेन एक कहीं ना कहीं आवश्यकता है लोगों को यह बताने की। और मैं बार बार मैंने आपके माध्यम से भी कहा है कि सेक्युलरिज्म शब्द को लेकर के जितना आजकल खौफ होने लगा है लोगों को बोलने में, उससे भी पता चलता है कि कितना समाज के अंदर बदलाव आया है और उसके लिए एक कैंपेन की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो इलाज है, जो समस्या है, वो समाज से होकर निकल कर आ रही है और ऐसा लगता है कि उसका जो इलाज है वापस समाज में जाकर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कानून के अलावा जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उससे भी कहीं ना कहीं जिसको लीडरशिप सही मायनों में कहा जाता है वो दिखानी चाहिए। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।